बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। बिटिया के हाथों लगी, ये जब बंद होगा तो निश्चित। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं देश के जाने माने कवि कानपुर के डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। सुरेश अवस्थी जी की बात की जाए तो बहुत ही सीनियर पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। अवस्थी जी, जैसे कि कानपुर से आप आए हैं और कानपुर अपनी एक अलग छवि के लिए पूरे देश में जाना जाता है, क्या कहेंगे एक पत्रकार होते हुए जब आप एक कवि के रूप में कहीं पर जाते हैं तो लोगों का कितना प्यार मिलता है और कौन सी विधा है जिस पे आप ज़्यादातर अपनी कविता करते हैं? देखिए, साहित्य और कविता एक ऐसी विधा है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से, दोनों रूप से प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। जब आपको पुस्तक में कोई आपकी रचना को पढ़ता है तो तय है कि अगर प्रभावित होता है तो आपको वो कहीं न कहीं से प्यार करता है। और फिर कभी अपने भाषण में सामान्य जगह से लेकर संसद भवन तक जब किसी कोई रचना कोट की जाती है तो निश्चित रूप से ये कवि के लिए एक सम्मान होता है। और जब हम लोग मंच पे होते हैं तो सामने जो हमारे सुधी श्रोता होते हैं वो हमारी कविता को आत्मसात करते हैं, पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। आज हम इस समय केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग रोहल के किशनपुर के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं और निश्चित रूप से मैं अभिभूत भी हूँ, आनंदित भी हूँ। और ये एक ऐसा अप्रतिम उल्लेखनीय कॉलेज है जिस कॉलेज ने एक बड़ा काम शुरू किया है और काम किया है। अगर आप आंकड़े उठा के देखें अनाथालयों से बच्चों को गोद लेने के, तो अधिकांश बच्चे जो गोद लिए जा रहे हैं वो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, बालिकाएं बहुत कम होती हैं। इस मानसिकता से बहुत ऊपर उठकर अगर हम बालिकाओं को संरक्षित, सुरक्षित, उनका भविष्य बनाने के लिए कुछ काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य अभिनंदनीय है और वो प्रशंसा के योग्य है। उसे दुनिया के कोने कोने पहुंचना भी चाहिए। इस कॉलेज ने एक जो मुहिम छेड़ी है कि हर वर्ष वो ऐसी बालिकाएं जिन्होंने बचपन में ही माता पिता को खो दिया है और आर्थिक रूप से उनके पास आगे बढ़ने के लिए परिवार में उतनी मजबूती नहीं है, इस कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश देकर और पूरी शिक्षा निःशुल्क देकर, यहाँ तक कि संसाधन भी जुटाकर उन्हें अपने पांव पर खड़े करने का एक बड़ा काम ये कॉलेज कर रहा है। इसके लिए जितना भी प्रशंसा की जाए कम है और ईश्वर करे कि ये जो प्रेरणा है वो निरंतर चलती रहे, क्योंकि जब जरूरतों के छप्पर को उठाने की बात आती है तो एक आदमी नहीं उठा पाता। सब कृष्ण नहीं होते हैं जो गोवर्धन उठा लेते हो। जब सबके हाथ लगते हैं तो फिर वो छप्पर बुढ़ी तक पहुंचता है, उसकी छाया के तले बहुत से लोग विश्राम करते हैं। मैं इस नर्सिंग कॉलेज को बहुत बहुत इनके संचालकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि उनकी ये चेतना निरंतर बढ़ती रहे और निरंतर कार्य करती रहे। अवस्थी जी, अगर कविता की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप कि आज से 10 साल पहले जो कविता की एक प्रचलन था और लोगों में जो लोकप्रियता थी वो कैसी थी और आज के युग में देखिए, ये लोकप्रियता कितनी है? ये प्रश्न एक बड़ा समीक्षात्मक प्रश्न है। साहित्य जो होता है, कविता जो होती है, वो देश, काल, वातावरण तीनों के आधार पर आगे बढ़ती है। आज़ादी से पहले की कविता दूसरी कविता थी, आज़ादी के बाद की कविता के विषय और बदले। तो समय के साथ में, आवश्यकता के साथ में कविताओं का जो विषय वस्तु है वो बदलती रहती है। अगर आप कवि सम्मेलनों की बात करें तो ये तय है कि इस बीच में सोशल मीडिया के दौर में कवि सम्मेलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और कुछ वो ललित कलाएं जो पहले काफ़ी लोकप्रिय थी, कवि सम्मेलन कहीं न कहीं उनसे आगे निकल गया है। और इसलिए क्योंकि इतनी साफ सुथरी सामान्यता, मैं सामान्यता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दूसरी विधा नहीं होती जहां आप घर परिवार के साथ जाएं, 3-4 घंटे बैठें। मैंने देखा है, आज भी देखता हूं
कि घर से बिछौना लेके जमीन पर बिछा के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उल्लास के साथ बैठकर कविता सुनते हैं और लोग जाते हैं और ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि उन्हें बड़ा वहाँ पर हाँ बड़ी संसाधन सुविधाएं दी जाए। तो दूसरी तरफ चूंकि मैं दुनिया के 24 देशों में गया हूँ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, बहुत जगह, वहाँ विधायक वंशियों को मैंने देखा है कि कविता के लिए पिपाशा रहती है। 10 वर्षों में कविता की विषय वस्तु में बदलाव आए हैं, थोड़ा विधाओं में भी, तो विधाएं तो वही हैं, लेकिन जब विषय वस्तु बदल जाती है तो थोड़ा सा उसका तरीका बदलता है। तो देश काल और वातावरण की मांग के अनुसार साहित्य विकसित होता है और कवि सम्मेलन भी उस पूरी मांग को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आप व्यंग्यात्मक कवि हैं और व्यंग पे आपके जो है मास्टरेट है एक तरह से कहा जाए, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि व्यंग जो है वो किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति पर होना चाहिए। और जब प्रवृत्ति के ऊपर व्यंग करते हैं, कोई व्यक्ति करता है, हम अकेले नहीं हैं, सुधी बोला है, बहुत सारे लोग हैं, शशिकांत हैं देवास के, बड़े संचालक भी हैं, इस सब व्यंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो व्यंग करते हैं प्रवृत्ति पर, और जब प्रवृत्ति पर व्यंग किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक रचनाकार डॉक्टर की ऑपरेशन करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग व्यंग करके फिर कहीं ना कहीं उसका समाधान भी देते हैं। जी, जब व्यक्तिगत व्यंग हो जाता है तो वो व्यंग नहीं रहता, वो टिप्पणी हो जाती है। अवस्थी जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूं और अभी 2 किताबें मेरी छप चुकी हैं, और माँ, बहन, पिता, इनके ऊपर ज़्यादातर कविता लिखी। बहुत अच्छी बात है, आप रिश्तों पे कविता लिख रहे हैं, और आजकल रिश्ते जो हैं थोड़ा सा जिंदगी का आपाधापी में जी, इन कविताओं की ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें जो आपने अपना परिचय दिया, इसमें छोटा मोटा ये शब्द हटा दीजिए। तो ठीक आपका है, बहुत बात